1971 हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह वह समय था जब पूरे उपमहाद्वीप में उथल पुथल मची हुई थी। बंटवारे के जख्म फिर से हरे हो गए थे और लोगों के दिलों में दर्द और गुस्सा भर गया था। एक ऐसी आग भड़की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। यह आग केवल सीमाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह लोगों के दिलों और दिमागों में भी जल रही थी। यह झगड़ा पाकिस्तान के जन्म के साथ ही शुरू हो गया था। एक देश जो जमीन से बंटा हुआ था और मजहब से जुड़ा हुआ था। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। पश्चिमी पाकिस्तान, जहां ज्यादातर पंजाबी लोग रहते थे, सत्ता पर काबिज था और पूर्वी पाकिस्तान की जरूरतों और ख्वाहिशों को नजरअंदाज करता था। यह असंतुलन धीरे धीरे एक बढ़े संघर्ष का कारण बन रहा था। पूर्वी पाकिस्तान, जहां ज्यादा लोग रहते थे, उनके साथ भेदभाव होता था। उनकी भाषा और संस्कृति को दबाया जाता था। यह भेदभाव केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक भी था। बंगाली लोग, जो अपनी कला और दिमाग के लिए जाने जाते थे, उनकी आवाज दबाई जा रही थी। उनकी पहचान और अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। पाकिस्तान के दोनों हिस्सों के बीच की खाई हर साल गहरी होती जा रही थी। पैसों की तंगी और राजनीति में उनकी आवाज न होने की वजह से यह खाई केवल आर्थिक नहीं थी, बल्कि भावनात्मक और मानसिक भी थी। 1970 के चुनाव, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की आजादी की बात करने वाली पार्टी अवामी लीग ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, वो एक अहम मोड़ साबित हुआ। यह जीत केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि यह लोगों की उम्मीदों और सपनों की भी जीत थी। पश्चिमी पाकिस्तान ने नतीजे मानने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाली लोग और भी नाराज हो गए। ये नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े विद्रोह में बदल गई। लोकतंत्र को नकारने से और बरसों की भड़ास से पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग भड़क उठी। यह विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह लोगों की आत्मा की पुकार थी। दुनिया ने डर के साथ देखा पाकिस्तानी फौज ने कैसे बेकसूर लोगों पर जुल्म ढाए, पढ़े लिखे लोगों, छात्रों और आज़ादी की मांग करने वालों को निशाना बनाया। यह अत्याचार केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। पूर्वी पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हो गए। लाखों लोग अपने घर छोड़कर हिंदुस्तान में पनाह लेने लगे। यह पलायन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह लोगों की आत्मा की भी यात्रा थी। एक ऐसे युद्ध का मंच तैयार हो गया जो एक देश की आत्मा की परीक्षा लेने वाला था। यह युद्ध केवल सीमाओं का नहीं था, बल्कि यह लोगों के दिलों और दिमागों का भी था। सरहद पार से आती हुई दर्द की चीखों को अनसुना करना नामुमकिन था। ये चीखें सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक पूरी कौम की पीड़ा और संघर्ष की गाथा थी। हिंदुस्तान, जो खुद बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था, उसने पूर्वी पाकिस्तान में इंसानियत पर हो रहे जुल्म को देखा। बंटवारे की यादें अभी भी ताजा थीं और इन घटनाओं ने उन जख्मों को फिर से हरा कर दिया। लाखों शरणार्थी, जिनके चेहरों पर डर और निराशा साफ दिख रही थी, हिंदुस्तान की सरहद में आने लगे, सुरक्षा और पनाह की तलाश में। ये लोग अपने घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर आए थे, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के दुहक ने हिंदुस्तान के संसाधनों पर बहुत जोर डाला, लेकिन हमारा देश दया और उदारता के साथ आगे आया। हर तरफ राहत शिविर लगाए गए और लोगों को खाना, पानी और दवाइयां मुहैया कराई गईं। शरणार्थियों की कहानियों ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों में जो दर्द और पीड़ा थी, उसने हर दिल को छू लिया। ये कहानियां सिर्फ उनके व्यक्तिगत संघर्ष की नहीं थी, बल्कि एक पूरी कौम की त्रासदी की थी। पाकिस्तानी फौज की बर्बरता की कहानियां आग की तरह फैल गईं। गुस्सा और रोष भड़क उठा। हर तरफ से आवाजें उठने लगीं कि इस अन्याय को रोका जाए और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। दुनिया ने डरे हुए औरतों और बच्चों की तस्वीरें देखी, जिनकी जिंदगी हिंसा और अत्याचार ने बर्बाद कर दी थी। इन मासूम चेहरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर ये सब कब तक चलेगा। बंगाली लोगों का दर्द हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में उतर गया। उन्हें अपनी आज़ादी की लड़ाई याद आ गई। हर गली, हर मोहल्ले में लोग इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे और एकजुटता का प्रदर्शन करने लगे। हिंदुस्तान का जवाब तेज और दृढ़ था। हमारी सेना ने तुरंत तैयारियां शुरू कर दी और हर कोई इस मिशन में जुट गया कि पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देश की सीमाएं और दिल शरणार्थियों के लिए खोल दिए। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे इस संकट की घड़ी में एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करें। कैंप लगाए गए, खाना और दवाइयां दी गई और बेघर हुए लाखों लोगों के दुख को कम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। हर तरफ से लोग मदद के लिए आगे आए और एकजुटता की मिसाल पेश की। लेकिन ये साफ था कि सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करना ही काफी नहीं था। इस संकट का समाधान सिर्फ राहत सामग्री से नहीं हो सकता था। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। दुनिया ज्यादातर इस त्रासदी को चुपचाप देखती रही। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी ने इस संकट को और भी गंभीर बना दिया और पीड़ितों की पीड़ा को और बढ़ा दिया। शीत युद्ध का साया पड़ा हुआ था। दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल देने से हिचक रही थी। हर कोई अपने अपने हितों को साधने में लगा हुआ था और पीड़ितों की चीखें अनसुनी रह गई। लेकिन हिंदुस्तान चुप नहीं बैठा। हमारे नेताओं ने ठान लिया कि इस अन्याय को रोका जाएगा और पीड़ितों को न्याय दिलाया जाएगा। देश के नेताओं ने समझा कि पूर्वी पाकिस्तान के हालात पूरे इलाके के लिए खतरा है
और इससे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने ठोस रणनीति बनाई और हर संभव कदम उठाने का फैसला किया। Check 1, check 2, check. पूर्वी पाकिस्तान में दखल देने का फैसला आसानी से नहीं लिया गया। हिंदुस्तान, जो खुद एक नया देश था और अपनी चुनौतियों से जूझ रहा था, वो फौजी दखल अंदाजी की कीमत अच्छी तरह समझता था। लेकिन सरहद पार हो रहे जुल्म, शरणार्थियों की आमद और इलाके में बरहती अशांति ने यह साफ कर दिया कि कुछ न करना कोई विकल्प नहीं था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत और दृढ़ता की मिसाल बनकर उभरी। दुनिया के दबाव के बावजूद वो अड़ी रहीं। इंसानियत और बंगाली लोगों के लिए उनके दिल में गहरी सहानुभूति उनके मार्गदर्शक थे। उन्होंने माना कि हिंदुस्तान का फर्ज है कि वो आगे आए, मजलूमों के लिए लड़े और आजादी और न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करे। भारत सरकार ने दो तरफा रणनीति अपनाई। एक तरफ हिंदुस्तान ने दुनिया भर में बांग्लादेश के लिए समर्थन जुटाया, पाकिस्तानी फौज के जुल्मों को सबके सामने लाया। दूसरी तरफ फौजी तैयारी शुरू कर दी गई। भारतीय सेना को चौकन्ना कर दिया गया। हिंदुस्तान के रणनीतिकार जानते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ फौजी जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के पास अच्छी तरह से लैस फौज थी, जिसे अमेरिका ने ट्रेनिंग और मदद दी थी। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान का भौगोलिक रूप उसकी कई नदियों और डेल्टा क्षेत्रों के साथ फौजी रसद के लिए बड़ी चुनौती पेश करता था। फिर भी भारत का नेतृत्व दृढ़ रहा। उसके पास एक ऐसा मकसद था जो फौजी हिसाब किताब से कहीं ऊपर था। हिंदुस्तान की फौज की कमान जनरल सैम मानेकशॉ के हाथ में थी। एक ऐसे इंसान जिसके पास अद्भुत व्यक्तित्व, बेहतरीन रणनीति और अटूट दृढ़ संकल्प था। उनकी उपस्थिति ही सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। अपनी अलग सोच और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ ने 1971 के युद्ध में भारत की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीति ने युद्ध के हर पहलू को प्रभावित किया। वो समझते थे कि जल्दबाजी में फौजी कार्रवाई करना नुकसानदेह होगा, जिससे भारत एक लंबे युद्ध में फंस सकता है। इसलिए उन्होंने धैर्य और सावधानी से काम लिया। मानेकशॉ ने एक सुनियोजित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। आने वाले मानसून और पूर्वी मोर्चे पर पर्याप्त फौजी ताकत बनाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मुक्ति वाहिनी, आजादी के लिए लड़ने वाले बंगाली गुरिल्ला फोर्स को पाकिस्तानी फौज से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित करने के महत्व को पहचाना। मानेकशॉ के मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने अपने अभियानों की बारीकी से योजना बनाई, जमीन का अध्ययन किया, दुश्मन की स्थिति का विश्लेषण किया और रसद का समन्वय किया। यह सब कुछ एक विस्तृत योजना का हिस्सा था और रसद का समन्वय किया। मानेकशॉ की रणनीति सिर्फ फौजी ताकत के बारे में नहीं थी, यह धैर्य, समय और युद्ध के मैदान की जटिलताओं की गहरी समझ के बारे में थी। उन्होंने हर कदम सोच समझकर उठाया। मानेकशॉ का नेतृत्व भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनमें जीत हासिल करने की क्षमता में विश्वास पैदा किया। उनके नेतृत्व में सैनिकों ने अद्वितीय साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। मानेकशॉ की रणनीतिक प्रतिभा पाकिस्तान की चालों का अंदाजा लगाने और हर मोड़ पर उन्हें मात देने की उनकी क्षमता में थी। उन्होंने हर स्थिति का सही आकलन किया। मानेकशॉ की रणनीतिक प्रतिभा पाकिस्तान की चालों का अंदाजा लगाने और हर मोड़ पर उन्हें मात देने की उनकी क्षमता में थी। उन्होंने माना कि हवाई श्रेष्ठता इस युद्ध में महत्वपूर्ण होगी और यह सुनिश्चित किया कि भारतीय वायुसेना आसमान पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। उनकी दूरदर्शिता ने भारतीय वायुसेना को एक महत्वपूर्ण बरहत दिलाई। उनकी रणनीतिक दृष्टि और लक्ष्य पर उनके अटूट ध्यान ने भारत की तेज और निर्णायक जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी योजना और नेतृत्व ने भारत को विजय दिलाई।